हाय देयर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्लास 12 बिजनेस स्टडी जो तुम्हारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है, जो क्लास 12 बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर है। तो तुम्हारे पास पूनम गांधी है, संदीप गर्ग है या फिर एनसीईआरटी जो भी बुक है उसे ओपन करके बैठ जाओ और देखो इस वीडियो के एंड होते होते तक है ना, इस चैप्टर से तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम उसे सॉल्व कर लोगे। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर तुम बिना स्किप किए इस वीडियो को नॉर्मल स्पीड में या फिर तुम 1.25 से ज्यादा एक्सीड मत करना स्पीड को। और चलो अब सीधा मैनेजमेंट का देखते हैं क्या होता है। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जो कोई काम करवाना, किसी और के जरिए से काम करवाना, उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। अभी भी कुछ उतना क्लैरिफाई नहीं हुआ मैनेजमेंट क्या है, आगे हम लोग देखते जाते हैं मैनेजमेंट है क्या, इसका अच्छा वाला डेफिनेशन देखते हैं। तो मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। विद द एम ऑफ मतलब कोई हमारा एक एम होगा, कोई टारगेट होगा। जैसे कि कोई एक कंपनी का होगा कि 10 यूनिट सेल कर लेना है या फिर 10 करोड़ का सेल इस साल कंप्लीट कर देना है। या फिर तुम जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो तो उसका कुछ होगा टारगेट कि हाँ दिसंबर तक सारा सिलेबस कंप्लीट करा देना है। तो इस टाइप का कुछ भी एम हो सकता है। मैनेजमेंट बिना एम के तो चलता नहीं है, तो कुछ एम होगा और उस गोल्स को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली करना। अब इफेक्टिवली क्या हुआ, अब दिसंबर तक का बात किया तो उस गोल को दिसंबर तक पे टाइम, उस जो तयशुदा वक्त है उस वक्त पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इफिशिएंटली अब उस टाइम को, उस टास्क जो परफॉर्म करना है उसमें जितना पैसा हमारा टारगेट है कि इसमें इतना पैसा ही लगना चाहिए, मतलब कि सबसे कम कॉस्ट में, चीप कॉस्ट में बेस्ट काम होना, तो इसको मैनेजमेंट बोलते हैं। तो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली जो वर्ड है ना, इफेक्टिवनेस का जो वर्ड है, इट रेफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। जैसे समझ लो कोई ऐसा मैनेजमेंट, जैसे कि तुम्हारा बर्थडे है 29 को, अब तुम कोई एक इस आदमी को दे दिया कि भाई मुझे है ना इतना इतना चीज चाहिए, तुम ये सब चीज लेके आ जाना एकदम 29 को इस टाइम पे। अब वो आदमी लेके आ रहा है कि उससे कुछ गलती हो गया, अब वो 30 तारीख को आ रहा है हैप्पी बर्थडे करके सेलिब्रेट करने, तो उससे तुम्हारा कोई काम ही नहीं हुआ, वो टाइम पे तो पूरा नहीं हुआ। तो वो मैनेजमेंट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो टाइम ओरिएंटेड होता है, कि उस टाइम पे वो काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब टाइम ओरिएंटेड। अब एफिशिएंसी क्या है? इट रेफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ टास्क मिनिमम कॉस्ट। अब मिनिमम कॉस्ट की बात है। अब जैसे कि उसी बंदे को बोले कि 10,000 रुपए ले और तुम मेरा 29 तारीख को मेरा बर्थडे है उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये सब चीज मैनेज कर देना, ठीक। वो 29 तारीख को सब सामान लेके आ गया, एकदम जो जो चीज मैं बोला था उससे बेहतरीन चीज सब कुछ कर दिया। अब लास्ट मुझे बिल थमा दिया 1 लाख का। अब मैं बोला उसे 10,000 में करने के लिए, अब वो तो मेरे बोला कि भाई टाइम पे तो हम कर दिए, अब वो मेरे को इतना कॉस्ट ज्यादा हो गया। तो वैसा मैनेजमेंट कुछ काम कर रही, तो उसको है कि भाई जितना पैसा है, जितना कैपिटल है और जितना टाइम है उसमें पूरा परफॉर्म हो जाना चाहिए वर्क, जो भी तुम्हारा एम है, जो भी तुम्हारा टारगेट है उस टाइम के लिए। तो क्या बेसिस पे देख लिया यहाँ पे ओरिएंटेशन देखो, टाइम ओरिएंटेड होता है, ये कॉस्ट ओरिएंटेड होता है। तो इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो अचीविंग एंड रिजल्ट, जो मतलब कि टाइम पे वो काम पूरा हो जाना चाहिए। और इसका एफिशिएंसी का क्या होता है? रिड्यूसिंग द कॉस्ट, मतलब कि कम से कम खर्च में। और इसका मेन कंसिडरेशन क्या है? डूइंग द राइट टास्क, और एफिशिएंसी में डूइंग द टास्क इन अ राइट वे। तो इफेक्टिवनेस से तुम समझ रहे हो, इफेक्टिवनेस में टी पहले आ रहा है, टी से क्या? टाइम। तो यहाँ पे क्या टाइम ओरिएंटेड होता है। और एफिशिएंसी में सी पहले आ रहा है, सो सी से कॉस्ट ध्यान रखना। तो जहां पे भी एफिशिएंसी आएगा वहां पे कॉस्ट, रिड्यूसिंग कॉस्ट की बात होगी। और जहां पे भी इफेक्टिवनेस आएगा, जहां पे भी टी आ जाएगा इफेक्टिवनेस, तो वहां पे टाइम की बात होती रहेगी, मतलब कि उस वक्त पे टास्क को परफॉर्म करने की बात हो रही है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जो किसी और के थ्रू काम को पूरा करवाना, समय पे भी पूरा कराना और कम से कम खर्च में वो काम को पूरा कराना, इसको मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक। तो अब मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है? मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक, मैनेजमेंट के 7 फीचर है। कितने हैं? 7 फीचर है। तो सबसे पहला फीचर क्या है? मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। अब मैनेजमेंट का कोई भी होगा ना एक मैनेजमेंट, तो उसका एक गोल होता है कि भाई मतलब इस मंथ के एंड होते होते तक मुझे 20,000 यूनिट सेल कर देनी है, तो ये काम कर देना है। मैनेजमेंट का हमेशा एक कोई पहले एक गोल होता है, ठीक। उसका मैनेजमेंट क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। क्या? जैसे कि समझ लो आईफोन 14 बन गया, अब आईफोन 14 बन गया, अब ऐसा को थोड़ी है कि अब बंद हो गया, अब हाँ अब सारा मैनेजमेंट क्लोज, कि ये हमेशा होता है। आईफोन 14 बन गया तो आईफोन 15 की तैयारी करेंगे, उसका कुछ नया अपडेट की बात करेंगे, कुछ नया सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, कुछ कुछ चेंज होता रहेगा, हमेशा मैनेजमेंट का कुछ कुछ परफॉर्म होता रहेगा एक्टिविटी। और कंटिन्यूअस प्रोसेस है मैनेजमेंट, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होगा। मैनेजमेंट बंद तभी होगा जब ऑर्गेनाइजेशन क्लोज हो जाएगा। अब क्या है? मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। अब इंडिविजुअल के लिए कोई थोड़ी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, तुम अकेले जो काम करना करो। लेकिन जब तुम कोई एक 10-12 लोगों की टीम लेकर चल रहे हो या फिर 10-20 हजार की टीम जैसे बड़ी बड़ी कंपनी में होती है, तो उसके लिए क्या ग्रुप एक्टिविटी है। तो हमेशा हमें सबके मतलब की सोच को मद्देनजर रखते हुए सबकी सोच को एक जगह पे लाना पड़ेगा और एक ऐसा काम परफॉर्म करना पड़ेगा जो ऑर्गेनाइजेशन के हित में हो। वो ऑर्गेनाइजेशन का जो एंड गोल है, जो गोल अचीव करना चाहती है ऑर्गेनाइजेशन, सारे लोग उसी दिशा में काम करें, तो ग्रुप एक्टिविटी है। अब मैनेजमेंट क्या है? इनटेंजिबल है। अब इनटेंजिबल से पहले समझ लो टेंजिबल क्या होता है। टेंजिबल उस चीज को बोलते हैं जिसको तुम छू सकते हो और देख सकते हो। अब इनटेंजिबल उस चीज को जिसे तुम छू भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। तो मैनेजमेंट को ना तुम छू सकते हो और ना देख सकते हो,
और ये जितना भी चीज मैं बोल रहा हूँ ना, इस सबका और भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ भी आगे ही देखेंगे इसी वीडियो में। तो अभी तुम यहाँ पे नहीं भी समझ पा रहे हो तो आगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट फीचर क्या है मैनेजमेंट का? डायनेमिक है। मैनेजमेंट क्या है? डायनेमिक है। मैनेजमेंट बदलता रहता है। जैसे कि अभी समझ लो, लोग का टेस्ट प्रेफरेंस कुछ भी बदलता रहता है। जैसे अभी से 5 साल पहले लोग को ये नॉर्मल टी शर्ट जो होती थी वो पसंद आती थी, अब जो है कि ओवर साइज टी शर्ट। तो लोगों के टेस्ट बदल गया। अब जो ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी टी शर्ट बनाती है, अब वो ऑर्गेनाइजेशन बोलेगी कि ना ना, हम तो ओवर साइज नहीं बनाएंगे। तो जो लोग ओवर साइज बनाने लगेंगे वो लोग आगे आ जाएंगे, और वो जो कंपनी है वो घाटे में चली जाएगी। तो उसको बाहर लोग क्या सोच रहे हैं, अंदर में कंपनी में क्या प्रॉब्लम, उस सबको देखते हुए बदलता रहना पड़ता है। और मैनेजमेंट क्या है? परवेसिव है। और ये एक ऐसा वर्ड है ना जो तुम हर चैप्टर में यूज कर सकते हो। परवेसिव क्या है? मैनेजमेंट हर जगह यूज होगा। अब मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट क्या है? परवेसिव है। तो मैनेजमेंट चाहे लोअर लेवल के लोग हो, मिडिल लेवल का हो, हर लोग के लिए मैनेजमेंट हर जगह जरूरत पड़ जाती है। जैसे कोई सेल्स डिपार्टमेंट में, तो उस डिपार्टमेंट में भी अलग मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, तो उस डिपार्टमेंट में भी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो मैनेजमेंट परवेसिव है, हर जगह मैनेजमेंट का यूज पड़ जाता है। अब 7 जो फीचर है वो मल्टी डायमेंशनल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें 3 चीज और हो जाता है। तो मल्टी डायमेंशनल जो फीचर है ना, तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क। जो काम परफॉर्म किया जाएगा मैनेजमेंट को लेके, उसके लिए अभी मैनेजमेंट ऑफ वर्क होगा। और मैनेजमेंट जो काम परफॉर्म करेंगे जो लोग, तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल होगा यहाँ पे, जो ह्यूमन रिसोर्सेज वाला काम होता है। अब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, तो जो चीज से काम किया जाएगा, जैसे इक्विपमेंट हो गया, जो भी चीज हो गया, तो उस चीज को मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस बोला जाएगा। अब हम लोग ये जो चीज बोले, इसमें से कुछ चीज तुम्हें समझ में आ गया होगा, कुछ फीचर्स तुम्हें नहीं समझ में आया होगा। बाकी अभी हम लोग सारे फीचर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। तो क्या है मैनेजमेंट का? एक ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है, जैसे कि 50,000 यूनिट सेल कर लेना है, या फिर इस साल प्रॉफिट हमारा 10 करोड़ का हो जाना चाहिए। अब इसके लिए क्या क्या तिक्रम, क्या क्या चीज लगेगा, वो आगे लोग डिसाइड करते हैं। तो मैनेजमेंट का हमेशा सबसे पहले एक गोल डिसाइड होता है कि इस साल ये गोल अचीव कर लेना है। तो अब ये गोल क्या होता है? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली भी होना चाहिए। प्लान्स आर मेड टू अचीव दैट गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली क्या? समय पे पूरा होना चाहिए, और क्या? कम से कम खर्चे में। तो फॉर एग्जांपल, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव प्रॉफिट मोटिव। कोई ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि जिंदल स्टील हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, या फिर रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, ये सब क्या? प्रॉफिट, पैसा कमाना का मोटिव है। तो ये सब क्या? उसका प्रॉफिट कमाना। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, ये सब क्या है? तो ये सब क्या? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका क्या, इसका एंड मोटिव क्या है? कि इरेडिकेटिंग इलिटरेसी अमंग चिल्ड्रन, मतलब इलिटरेसी जो जाहिलियत है उसे खत्म करना। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ एक गोल होता है, और उसी गोल के थ्रू सारे लोग वर्क करते हैं कि वो गोल अचीव हो जाए। ठीक। अब नेक्स्ट क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ऑल द फंक्शन मैनेजमेंट आर परफॉर्म कंटिन्यूअसली। वंस द ऑब्जेक्टिव इज कंप्लीटेड, देन दे प्लान टू अचीव अनदर गोल। जैसे कि आईफोन 13 बन गया, तो अब आईफोन 14 बनाने के लिए लग जाएंगे लोग। अब जैसे कि आई वॉच बन गया, तो अब आई वॉच के नेक्स्ट वर्जन के लिए लग जाएंगे। कोई भी चीज है तो हमेशा मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ हमेशा कंटिन्यूअस चलता रहता है। ऐसा नहीं कि अब आईफोन 13 बना दिया, अब कोई मैनेजमेंट नहीं करेगा, सब बैठ जाएगा, ऐसा नहीं। हमेशा कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है, और क्योंकि मार्केट में बने रहने के लिए मैनेजमेंट की हमेशा जरूरत पड़ती रहती है, तो इसीलिए ये हमेशा हमेशा चलता रहता है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जो कभी खत्म नहीं होता है। द कंपनी हैज जस्ट हायर्ड फर्स्ट सेट ऑफ एम्प्लॉय। जैसे कंपनी जो एम्प्लॉय को हायर की, अब उसको ऑफिस सेटअप करना है, अब उसके लिए कुछ काम असाइन करना है, फिर नए जो उसमें से कुछ लोग जो हो वो रिटायरमेंट लेंगे, कुछ लोग कंपनी छोड़ के चले जाएंगे, तो फिर न्यू बंदे को हायर करना। तो ये सब कंटिन्यूअस चलता रहता है। ऐसा नहीं कि अब जो हो गया हायरिंग हो गया, अब कभी हायरिंग करना ही नहीं है, चुपचाप बैठ जाओ, ऐसा नहीं, हमेशा चलते रहता है। अब क्या है मैनेजमेंट? क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। तो मैनेजमेंट, मैं बोला कि मैनेजमेंट इंडिविजुअल का काम नहीं है। ऑलवेज रिफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू अचीव द गोल। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अकेले बन ही नहीं सकती। उसके लिए तुम छोटी से छोटी किराने की स्टोर को देख लो, 3-4 बंदे तो लग ही जाते हैं उस किराने स्टोर में। तो एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ढेर सारे लोग लगते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। हमेशा आई को रिप्लेस करना चाहिए वी के लिए, कि हम क्या सोचते हैं ये मैटर नहीं करता, हम लोग क्या सोचते हैं ये मैटर करता है। ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल। तो क्या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम कोलैबोरेट ऑन प्रोजेक्ट मैनेज, मतलब कि कोलैबोरेशन होता है, सब एक मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटेंजिबल। तो इंटेंजिबल क्या है? मैं बोला था कि इंटेंजिबल वो जिसे तुम छू भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। तो मैनेजमेंट इंटेंजिबल है। हाँ, मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट प्रेजेंस कैन बी फेल्ट, मतलब कि हमें इसके प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं। अब जैसे कि तुम कोई एक रेस्टोरेंट में गए, वहां पे जाके तुम्हें कोई सीट मिला, वो वहां पे जाके बैठ गए, तुम बैठ गए, अब तुम रेस्टोरेंट के वेटर को ढूंढ रहे हो, वेटर तुम बोल रहे हो हेलो एक्सक्यूज मी, अब तुम्हारा कोई वेटर सुन ही नहीं रहा। 10 मिनट के बाद कोई आदमी आया और तुमसे ऑर्डर लिया, बोला कि 10 मिनट में आ जाएगा खाना, अब वो आ रहा आधा घंटा पौन घंटा बाद, तो तुम बोलेगे ना यार यहाँ का मैनेजमेंट बहुत बेकार है। तो तुम तुरंत पता चलेगा हाँ मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत बेकार है। तो मैनेजमेंट मिसमैनेज
मैनेजमेंट को तुम फील कर सकते हो। तो इसी तरह अब जैसे क्या मिस मैनेजमेंट को तुम कर सकते हो। अब यहाँ पे कोई का मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, जैसे कोई एक बेला ब्रिस्टो टाइप का कोई एक रेस्टोरेंट कैफे का नाम है, तुम जैसे वहां पे गए तो वहां पे वार्म वेलकम किए वहां पे जो लोग होंगे, उसके बाद तुरंत आके पूछा व्हाट डू यू वांट टू टेक फर्स्ट, ए सॉफ्ट ड्रिंक और सूप और समथिंग, तो वहां पर तुम्हारा तुरंत पूछे और तुरंत विद इन अ मिनट कुछ लेके आ गए, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रहा और तुमसे बहुत अच्छे तरीके से हो गया। तुम बोलोगे हाँ यार यहाँ का मैनेजमेंट सही था, एकदम जैसे घुसे एकदम वार्म वेलकम हुआ, तुरंत तुरंत काम निपट गया। तो ऐसे तुम्हें मैनेजमेंट फील होता है। तो ये क्या है, इनटेंजिबल चीज है। ठीक, नेक्स्ट फीचर क्या है, डायनेमिक होता है। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, मैनेजमेंट हैज मेक चेंजेस इन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट एज पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे तुम्हारे पास इंटरनल एनवायरनमेंट, जो तुम्हारे पास लोग हैं, जिस स्किल सेट के लोग हैं, तुम्हारे पास जो इक्विपमेंट है, उसमें तुम्हें चेंजेस करना होता है। जो तुम्हारे पास मार्केट, जैसे कि समझ लो मैं टी शर्ट का एग्जांपल लिया था, जैसे अभी नॉर्मल टी शर्ट पहना जाता है सदियों सदियों से, अब ओवर साइज टी शर्ट आने लगा, बैगी जीन्स आने लगा। तो अब क्या ओवर साइज टी शर्ट, अभी से 5 साल पहले कोई ओवर साइज टी शर्ट पहन के निकल जाता, सब मजाक उड़ाते हैं क्या, अब ये फैशन में आ गया। तो अब क्या, अब जो कंपनी साइज का बनाती थी उसको भी अब बनाना पड़ेगा ओवर साइज टी शर्ट। अगर वो कंपनी बोलेगी ना ना हम तो ओवर साइज नहीं बनाएंगे, हम जो बना रहे, तो जो कंपनी दूसरी आएगी वो ओवर साइज बना के प्रॉफिट उसका कमा के ले जाएगी। तो क्या अडेप्ट करना पड़ता है, बाहर लोग क्या चाह रहे हैं, तुम्हारे उस हिसाब से अब ओवर साइज के लिए कुछ अलग टाइप के इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, अलग टाइप के बंदे की जरूरत पड़ेगी, तो हायर करना पड़ेगा। अंदर में भी चेंज करना पड़ेगा, बाहर में जो लोग पसंद करना चाह रहे हैं उस हिसाब का अंदर में चेंज करके उस हिसाब से चलना पड़ेगा। तो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है। बड़ी बड़ी कंपनी हो गई, लुई विटॉन हो गई, बैलेंसियागा हो गई, ज़ारा हो गई, या अपना हर 14 दिन पे 21 दिन पे फैशन चेंज करते रहते हैं। अब वो क्या है, अडेप्ट करते रहते हैं कि वो देखते रहते हैं कि लोग के पास ऐसा टेस्ट, ऐसा प्रेफरेंस, अभी आजकल ड्रामा में क्या चल रहा है, आजकल मूवी में क्या चल रहा है, अच्छा फ्यूचर में यूरोप में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, उस हिसाब से ये होगा। तो उस वो देखते रहते हैं कि कहां पे क्या लोग चेंजेस होने वाला है, तो उस हिसाब से वो अपने आप को प्रिपेयर करते रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, परवेसिव। परवेसिव एक ऐसा वर्ड है, मैनेजमेंट इज अ परवेसिव, क्या यूनिवर्सल फेनोमेनन। मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऑर्गेनाइजेशन छोटा है, कोई 50,000 की, कोई 50,000 करोड़ की कंपनी है, कोई 5 लाख करोड़ की कंपनी है, उस सबको मतलब कि मैनेजमेंट हर जगह की जरूरत पड़ेगी। हर एक इंडिविजुअल, हर एक डिपार्टमेंट, जैसे कि तुम्हारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट हुआ, मिडिल लेवल में भी सेल्स मैनेजर हुआ, सेल्स मैनेजर में भी बहुत सारे मैनेजर हुआ, उस सब में भी अलग अलग जितने भी उनको 10-12 लोगों की टीम मिली है, तो उस सब में भी मैनेजमेंट होना चाहिए। क्या मैनेजमेंट परवेसिव है, हर जगह यूज होता है। जैसे कि तुम्हारी क्रिकेट टीम भी हो, तो एक कैप्टन है, परवेसिव है, हर एक कैप्टन है, तो एक कैप्टन हर चीज को मैनेज करता है। बॉलर बॉलिंग करेगा, नेक्स्ट ओवर ये करेगा, तो ये बैट्समैन ये फील्डिंग करेगा। अब जो तुम्हारी क्रिकेट टीम है उसका एंड गोल क्या होता है कि मैच को जीतना। तो बैट्समैन अपना काम करेगा, इंडिविजुअल रन बनाएगा, बॉलर है वो अपना काम करेगा, विकेट कीपर अपना काम करेगा, फील्डर अपना काम करेगा, और सब एक गोल की तरफ बढ़ते जाएंगे, और वो मैनेजमेंट होगा। और कैप्टन हर चीज को मैनेज करेगा कि नेक्स्ट ओवर कौन डालेगा। अब ऐसा अब तुम एक ओवर दे दिया, कोई ये करेगा, बोलेगा नहीं नहीं हम करेंगे, 4 लोग आगे कि नहीं हम बॉलिंग करेंगे, बोला बॉलिंग नहीं दे रहे ना, अब लो हम बैठ ही जाएंगे, अब बॉलिंग फील्डिंग नहीं करेंगे। तो तुम्हें ये सब चीज मैनेज करना पड़ेगा। अब ये हर कोई के बस की बात नहीं होती, तो इसके लिए एक मैनेजमेंट की स्टडी होती है, एमबीए वगैरह होती है, बट मैनेजमेंट हर लेवल पे यूज होता है, ये बताने का चूज है। तो परवेसिव फंक्शन है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, मल्टी डायमेंशनल। क्या मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। क्या मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट क्या है, वर्क में क्या क्या आएगा, प्लानिंग आएगा, ऑर्गेनाइजिंग आएगा, कंट्रोलिंग आएगा। ये जो तुम्हारा जो बुक है ना, तो बुक का इंडेक्स वाले देखना, वो जो चैप्टर का जहां पे नाम सब रहता है, तो वो देखना प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये तुम्हारे 4, 5, 6, 7, 8 चैप्टर का नेम है। ठीक, तो ये चैप्टर हम लोग और एकदम डिटेल में पढ़ेंगे ये सारे चैप्टर को। तो अभी यहाँ पे बस तुम एक फर्स्ट चैप्टर में ओवरव्यू देख लेंगे। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में क्या होगा, प्रोडक्शन आएगा, सेल्स आएगा, परचेज आएगा। तो अभी हम लोग एक एक करके इस सबको भी अच्छे से देख लेते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या क्या आएगा, मैनेजमेंट मस्ट फोकस ऑन देयर वर्क ओनली। मैनेजमेंट को क्या है, जो मैनेजमेंट का वर्क है उस पर फोकस करना चाहिए। वर्क डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ बिजनेस, वर्क ऑफ स्कूल इज प्रोवाइडेड एजुकेशन एंड हॉस्पिटल इज ट्रीट टू पेशेंट। जैसे कोई स्कूल है तो उसका क्या है, ऑर्गेनाइज उसका एजुकेशन प्रोवाइड करना, हॉस्पिटल का क्या है तो पेशेंट को ट्रीट करना। तो स्कूल मैनेजमेंट मस्ट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन। तो स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करेगा। और वही मैनेजमेंट को अगर तुम हॉस्पिटल की जगह अप्लाई करने की चाहोगे तो वो चीज नहीं, वहां पे दूसरा होगा कि वहां पे जो भी पेशेंट आ रहे हैं उसका ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं सही से, वो देखना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क हो गया। अब क्या इसमें मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या आता है, प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है और कंट्रोलिंग आता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल जो होंगे ना, जो मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। ठीक, पीपल्स आर रेफर टू ह्यूमन रिसोर्सेज दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो हॉस्पिटल है जैसे, तो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, जो नर्सेस हैं, जो बॉयज हैं, और जितने भी लोग हैं हॉस्पिटल में जो भी काम करने वाली, साफ करने वाली, वो सब जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है उस
ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये जो मैनेजमेंट ऑफ पीपल है, राइट पीपल को राइट जॉब पे मतलब कि हायर करना, जो भी डॉक्टर है उस सबको मैनेज करना। मैनेजमेंट मस्ट टेक केयर ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉयज नीड। अब जैसे मैनेजमेंट ऑफ पीपल हो गया, तो इसमें कोई एम्प्लॉयज का तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कोई डॉक्टर है, अब उसके कोई मतलब कि उसकी मम्मी है या फिर कोई भी है, वो बीमार पड़ गई, अब उससे छुट्टी चाहिए। अब तुम बोल रहे ना 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 हम छुट्टी तो ना देंगे, तो भाई उसको देखना पड़ेगा कि उसकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, उस हिसाब से उसको जो भी चाहिए उसको फुलफिल करना होगा। तो उस तरह से क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है, यही है जो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को एंड गोल को अचीव करने में मदद कर रहे हैं, जो आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसका ख्याल रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या मैनेजमेंट जो वर्क है उस काम के प्रति ध्यान देना पड़ेगा मैनेजमेंट को। जो ह्यूमन रिसोर्स है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, तो द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव्ड ओनली विद द सपोर्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जो भी लोग है इस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है, तो हमें इसका ख्याल रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो इट रेफर्स टू ऑल एक्टिविटीज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। तो ये क्या ऑपरेटिंग साइकिल के लिए है क्या, इट्स मिक्सेस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्क विद द मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो ये क्या है, मिक्सचर है मैनेजमेंट ऑफ पीपल जो होता है ना ह्यूमन रिसोर्स वाले उसका, और मैनेजमेंट ऑफ वर्क, इस दोनों का मिक्सचर है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो ऑपरेशन क्या हुआ, जैसे कि समझ लो कोई एक रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट में जो भी ऑपरेशन लाइक उसमें जो भी चिकन चाहिए इतना उतना चाहिए, धनिया पत्ती इतना, प्याज मिर्चा सब्जी वगैरह जितना भी चीज उसको बनाने के लिए, जो गैस चूल्हा और जितना चिमनी उमनी जो भी अवेलेबल चीज चाहिए वो सब होना चाहिए। अब उसी अमाउंट में हमारे पास लोग भी आने चाहिए, तो इस तरह से हमारे पास, और वो सर्व करने के लिए हमारे पास लोग होने चाहिए। तो ये सारी चीज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में आता है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं क्या, इट इंक्लूड्स बाइंग ऑफ इनपुट। जैसे कि समझ लो एक हमारी ये कंपनी है जैकेट बनाती है, तो बाइंग ऑफ इनपुट हमारा मतलब कि ऊल खरीदना और कॉटन खरीदना ये सब आ गया। अब जो हमारा जो मैनेजमेंट हो गया, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, गुड्स को बनाना। अब गुड्स को बनाना, अब इन्वेंट्री में स्टॉक करना, मेंटेन इन्वेंट्री। जैसे समझ लो हम 100 पीस बना लिया, और 100 पीस बना लिया, हमारा 25 ही पीस सेल हुआ इस सीजन में, तो हमारा वेस्ट हो गया ना। तो हमें उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा, उस तरह से हमें मार्केटिंग करनी पड़ेगी, उस तरह से सेल्स करनी पड़ेगी कि हमारा जितना यूनिट हम चाह रहे हैं उतना यूनिट सेल हो जाए। तो इसी तरह का मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन होता है। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ये तीनों एक दूसरे से सिंक्रोनाइज है, मतलब एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलेगा। ठीक, इतना कुछ करने के बाद मैं जानता हूं मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूं यार, तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट थोड़ा सा यार फास्ट करके तुम वीडियो देखते हो उससे अच्छा है कि तुम नॉर्मली स्पीड में देखो, ठीक है। अब क्या है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या है, और मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। मैनेजमेंट के कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं, मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, जो मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोई एम होता है कि हमको इतना करोड़ का सेल कर लेना, तो समझ लो ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक। उसका क्या है सोशल ऑब्जेक्टिव। तो सोशल ऑब्जेक्टिव होता है जो लोग के प्रति जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो। उसके बाद क्या है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में तुम्हारे जो कंपनी में जो एम्प्लॉयज वगैरह है उसके बारे में आ गया। हम लोग सबको अच्छे से देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, दीज ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट को लेकर होता है, ठीक। ऑल द मैनेजर ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट, ऑल मैनेजर होते हैं वो कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, एंड ब्रिंग मैक्सिमम प्रॉफिट इन द ऑर्गेनाइजेशन, और कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, ठीक। तो ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, ठीक। तो इसके लिए सबसे 3, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में ना 3 सब पार्ट आते हैं क्या, ये तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक। इसको उसको सब पार्ट समझने की जरूरत नहीं है, ये अलग अलग से डिवाइड किया गया। क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में पहला क्या होगा, सर्वाइवल आएगा, फिर क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, और थर्ड क्या, ग्रोथ आएगा। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो पहले सर्वाइव करना चाहिए। जैसे कि तुम समझ लो कि जियो, तो जियो पहले जो थी सिम की कितनी सारी थी, एयरटेल थी, वोडाफोन थी, टाटा डोकोमो, टेलीनॉर और कितना भी सारी थी, इतनी 75 कंपनी थी। जियो नया नहीं आ जाता तो कौन लेना चाहता जियो, नहीं लेंगे नहीं लेंगे, इतना अच्छा मेरा 60 रुपए का रिचार्ज है अभी तो आराम से चलेगा एयरटेल उस टाइम में। लेकिन क्या जैसे ही जियो आया तो लोग को फ्री में सिम बांटने लगा, उसमें साथ कुछ कुछ ऑफर देने लगा, फ्री में डेटा प्रोवाइड करने लगा। लोग बोले हाँ यार ये तो एयरटेल बहुत महंगा है, वो जियो लो, सब लोग जियो की तरफ लेने लगा। अब क्या जियो इतना मार्केट में पहुंच गया, अब वहां पे सर्वाइव कर लिया। अब तो अब जियो को अब चाहिए क्या, जब सब लोग के पास जियो पहुंच गया, मतलब कि को समझ लो कि 20% देश के 20% लोग के पास जियो पहुंच गया। तो अब जियो सोचा कि अब भाई इतना दिन से हम फ्री में समाज सेवा कर रहे हैं, तो अब हमें कुछ पैसा भी तो कमाना है, जो इतना टावर लगा है, इतना लोग हायर किए हैं, इतना सिम बांटे हैं, उसका खर्चा भी तो निकालना है। तो अब जियो क्या कुछ कुछ धीरे धीरे कुछ कुछ चार्ज ये किया कि छोटा एकदम स्मॉल अमाउंट की, जिससे मार्केट में सर्वाइव करता रहे और ज्यादा। तो सर्वाइव किया, जो जो एक्सपेंस होता था डेली का एक्सपेंस वो निकलते गया। अब क्या धीरे धीरे जियो फिर क्या करने लगा कि अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने लगा, क्या मार्जिन इंक्रीज करने लगा। मेरा सा जो 250 का आता था उसको 350 कर दिया, 600 का आता था उसको 650 कर दिया, इस तरह से करने लगा, ठीक। तो इस तरह से अब क्या जियो फिर क्या ग्रोथ में आया। तो अब क्या जियो फाइबर आने लगा है, जियो टीवी आने लगा, जियो का कितना सारा सॉफ्टवेयर आता है, जियो का हार्डवेयर आता है इतना सारा। तो जियो का अब एक्सपेंशन करने लगा, अपना ग्रोथ करने लगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, पहले तो मार्केट में टिक जाओ भाई, सर्वाइव कर लो। उसके बाद क्या होता है कि अब प्रॉफिट कुछ उतना दिन से चले जा रहे तो यार
कुछ प्रॉफिट कमाना होगा, बिना प्रॉफिट के तो कोई ऑर्गेनाइजेशन कितना दिन फ्री में, जिंदगी भर को थोड़ी फ्री में कर देगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा। अब क्या प्रॉफिट होने के बाद यार अब तो थोड़ा अब नाम बनना चाहिए, अब बड़े हो जाते हैं, तो अब क्या ग्रोथ करने लगा, डिफरेंट डिफरेंट इसमें अब ग्रोथ करना होता है। हर एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन का यही गोल होता है कि पहले तो भाई मार्केट में सर्वाइव कर पाए, उसके बाद क्या प्रॉफिट करे कम दाम में। पहले पहले कोई भी डॉक्टर होते हैं तो डॉक्टर कोई नई जगह पे कोई अपना क्लिनिक खोलते हैं तो बहुत मिनिमल कॉस्ट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जब उसकी धाक जम जाती है तो अपना धीरे धीरे प्रॉफिट थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, उसके बाद क्या ग्रोथ करते हैं। अब क्या नया नया मशीन ले आते हैं कि एक्सरे मशीन ले आए और क्या क्या जो जो अल्ट्रासाउंड और जो जो वो सब मशीन क्या हम सारा कुछ यही करके देंगे, आप आइए, तो ये क्या ग्रोथ कर दिए। तो इस तरह से होता है ऑर्गेनाइजेशन का, इस तरह से होता है। अब क्या सोशल ऑब्जेक्टिव, अब तो क्या सोशल ऑब्जेक्टिव क्या कि जो हम लोग कंज्यूमर है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर के प्रति उसका ऑब्जेक्टिव है क्या, द ऑब्जेक्टिव एरिया रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड सोसाइटी एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, ए बिजनेसमैन मस्ट डू द फॉलोइंग सोसाइटी। क्या बोले, छोड़ो उसको, अभी जो पढ़ेंगे वो सुनो। सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। तो हम लोग जो है भाई, हम लोग जो कंज्यूमर है, कोई ऑर्गेनाइजेशन से क्या चाहेंगे, यही जियो का लगते हैं, ठीक। सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, भाई क्वालिटी प्रोडक्ट दे एट रीजनेबल प्राइस, हाँ मिल रहा है। और लोग क्या डिमांड करेंगे, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो भी समाज में थोड़े दबे हुए हैं उनको भाई अपॉर्चुनिटी दो एम्प्लॉयमेंट करने की, कि वो भी कुछ पैसा कमाए, अपना लाइफ स्टाइल इनहांस करे। तो ये क्या होगा, लोग यही सब चाहेंगे ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन तो यही सब डिमांड करेंगे। यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड प्रोडक्शन, मतलब ऐसा कोई मेथड ना करे जिससे कि इन्वायरमेंट का नुकसान हो या फिर जिस जगह पे लोग रहते हैं उसका नुकसान हो, ऐसा कुछ ना हो, अच्छे से सब कुछ चलता रहे। जैसे कि अभी टाटा ग्रुप के लिए हम लोग की कितना अच्छा गुडविल है उनका बना हुआ कि टाटा ग्रुप, तो वो ऐसा कोई इलीगल काम, कोई इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है उसे फॉलो करे। तो इस तरह का क्या पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटी, जो भी सोशल एक्टिविटी होता है, कोई चैरिटी होता है, कुछ ये सब देते रहे। इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, इथिकल क्या हुआ, जैसे कि समझ लो कि कोई दुकान वाला है, अब जैसे कि उसका पनीर का एक्सपायरी डेट है, कल का एक्सपायरी डेट है, और वो आदमी को चिपका दिया, अरे अरे ले जाइए। अब उसको पता है कि भाई इतना पनीर ले रहा है तो आज तो नहीं बनाएगा, मे भी हो कि कल बनाए परसों बनाए, तो इतना उसको बोल के बेचना चाहिए। अब वो क्या चिपका दिया ऐसे करके, अब वो ले लिया, तो ये क्या इथिकल अनइथिकल हुआ ना। तो इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ऑर्गेनाइजेशन भाई लोग के प्रति ईमानदारी से काम करे, तो बस यही सब चाहते हैं हम लोग। और क्या, अब क्या पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, as we all the employees, जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज वगैरह ना उससे रिलेटेड है, ठीक। as we all that employees are the most important asset of an organization, एम्प्लॉय जो काम करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं, इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं। एसेट का तो पता ही है यार, अकाउंटेंसी एसेट लायबिलिटी, हाँ। तो एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सो टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज इज एन ऑब्जेक्टिव, दीज आर फॉलोज। क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या कंपेटिटिव सैलरी टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय। क्या कंपेटिटिव सैलरी ऐसी दो भाई जो इस लेवल पे जो उसका काम है, जैसे कि कोई मैनेजर लेवल पे, तो उस लेवल के मैनेजर लेवल के लोग की जो सैलरी होती है भाई उतना सैलरी दो कि उसका खर्चा गुजारा चलने लगे। समझ लो जितना लोग कमाते हैं उसी हिसाब का उसका एक्सपेंस भी बढ़ जाता है, तो इतना तो कंपेटिटिव सैलरी दो कि भाई उसका सब कुछ सही से चले। उसके बाद क्या है, रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन, भाई उसको रिस्पेक्ट दो ऐसा, और उसको रिकॉग्निशन दो, उसको कुछ पोस्ट रुतबे से नवाजो। नेक्स्ट क्या है, हेल्दी वर्किंग कंडीशन हो, जिस जगह पे वो काम कर रहे हो वो जगह एकदम कंफर्टेबल हो, ऐसा नहीं कि कोई गंदी सी बू आती हो, एकदम अच्छे सब कुछ हो, हेल्दी वर्किंग कंडीशन कि वहां पे वो अब देखो हेल्दी वर्किंग कंडीशन रहेगा तो जो एम्प्लॉयमेंट को तुम जो एम्प्लॉयज को हायर किया वो भी अपनी हाई एफिशिएंसी के साथ वर्क करेंगे, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही अच्छी चीज होगी। तो कोई एम्प्लॉय का तुम भला नहीं कर रहे हो, ये तुम अपने लिए भला कर रहे हो और साथ ही साथ एम्प्लॉय का भी भला होगा, ठीक। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, और जो ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ वर्कर, जैसे कि कोई कॉल सेंटर वगैरह पे जॉब करते हैं तो उसका कोई ग्रोथ और डेवलपमेंट वगैरह नहीं होता है, बट ऐसा होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की कि जो बंदा जॉब कर रहा है, आज जॉब कर रहा है, तो उसका ग्रोथ हो, उसका डेवलपमेंट हो। जैसे कि तुम सुंदर पिचाई के बारे में जानते होगे, तो वो एक दिन में डायरेक्ट जाके सीईओ नहीं बन गए गूगल के, वो पहले कुछ और वर्क करते थे, फिर धीरे धीरे उनका प्रमोशन होते होते हुआ, तो भाई उनका ग्रोथ हो, तो वो जो काम परफॉर्म कर रहे हो उसमें और ज्यादा अच्छे होते जाए, उसको और काम अच्छे से आने लगे, वो मतलब उस काम में और अच्छा स्पेशलाइज हो जाए। तो इस तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए उस एम्प्लॉय का। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है, तो तीन ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का। क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में जो कंपनी का तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होगा, इतना यूनिट सेल करना है, इतना ये करना है, मतलब सर्वाइव प्रॉफिट ग्रोथ वाला, हाँ। उसके बाद क्या, सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, जो तुम एंड कंज्यूमर के रिलेटेड जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, देश के प्रति नहीं, तो तुम्हारा कंज्यूमर के प्रति जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उसको पूरा करो। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो तुम्हारे लोग काम कर रहे हैं, तुम्हारे एम्प्लॉय हैं, उनके ध्यान देना, ये होता है। तो अब क्या हम लोग कुछ कीवर्ड्स देखते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट, तुम इस बिजनेस स्टडी का जो तुम क्वेश्चन देखोगे ना,
तो कभी एमसीक्यू भी देखोगे ना तो 4-5 लाइन का एमसीक्यू रहेगा और उसका एक वर्ड का आंसर रहेगा। हाँ हाँ, ऐसा तो रहता है। तो ऐसा रहता है, तो इसके लिए है ना जो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट से ना क्वेश्चन आते हैं, तो इसका कुछ कुछ कीवर्ड होगा ना। जैसे अगर ये लाइन अगर कहीं पे भी आ गया, ट्राई टू रिमेन इन मार्केट इन कट थ्रू द कंपटीशन ऑफ कवरिंग कॉस्ट, जैसे इस लाइन का कभी भी कट थ्रू द कंपटीशन ऑफ कवरिंग कॉस्ट, इस टाइप का हो, तुम्हें समझ में आता है कि ये बात कर रहा है सर्वाइवल से रिलेटेड। और सर्वाइवल कहां पे आता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में सर्वाइवल आता है। जैसे अर्निंग रेट, अर्निंग प्रॉफिट, इस टाइप का कुछ भी आया तो तुम्हें प्रॉफिट का आ जाएगा। कहीं पे भी कोई अगर ओपन न्यू ब्रांच, एडिंग मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट, तो तुम्हें इसमें समझ में आ रहा क्या? हाँ, कंपनी ग्रोथ करना चाह रही है, तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो ये क्या ऑप्शन दिया रहेगा? एबीसीडी। ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल है, सोशल है, और उसमें इतना सारा कहानी में, लंबा चौड़ा कहानी में, एक XYZ कंपनी है, वो पहले इतना में थी, अब वो अपना एक्सपेंशन करना चाहती है और 2-3 ब्रांच और खोल ली। तो बताओ ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का? तो ये क्या है? ग्रोथ है। अब वहां पे ग्रोथ दिया है तो ग्रोथ है, नहीं तो ये क्या? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। ठीक। अब क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल एनी टास्क केयर ऑफ एनी एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच ब्रिंग्स बेनिफिट टू द सोसाइटी। सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी बेनिफिट होगा तो वो क्या? सोशल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। उसका क्या? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। क्या? एम्प्लॉयज वेलफेयर। एम्प्लॉय के लिए कुछ भी अच्छी बात होगी तो ये क्या? पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट 3 होते हैं: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी होती है, हाँ, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में भी उसका ऑब्जेक्टिव होता है 3। क्या होता है? पहले तो सर्वाइव कर लेना, मार्केट में टिक जाना, तो उसके बाद क्या? कुछ पैसा कमा लेना, प्रॉफिट, और उसके बाद ये अपना एक्सपेंशन करना, ग्रोथ करना। तो ये 3 होता है। ठीक। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ये जो पेज है ना, ये वाले पेज को स्क्रीनशॉट खींच के रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है, याद कर लेना। देखो, तुम्हें पूरा लंबा चौड़ा डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। जो चीज हेडलाइन है ना, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो गया, सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया, पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो गया, तो तुम्हें ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में ये 3 होता है, ये इतना पता हो जाना चाहिए। उसके बाद से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में भी और 3 होता है। क्या? सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। तो ये हो जाना चाहिए। तो ये सब चीजें ना तुम अगर साथ में नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बना रहे हो तो ये जितना भी हेडलाइन है ना, तुम बुक खोल के बैठो, हेडलाइन जरूर याद रख लेना कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडलाइन होता है। ठीक। अब क्या होता है? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव चांस के थ्रू नहीं करता है, लक के थ्रू नहीं करता है, बाय फॉलोइंग ए डेलिबरेट प्रोसेस। वो एक प्रोसेस होता है। जैसे कि तुम चैट जीपीटी को देख लो, तो चैट जीपीटी को चांस से ऐसे कोई ऐसे तिक्रम तिक्रम कोड लगाया और ऐसे एक दिन में एआई टूल नहीं बनाया। वो एक मतलब कि एक प्रोसेस था, 200 इंजीनियर मिलके एक प्रोसेस पे काम कर रहे थे, टक 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 दिन भर वो अपना इसी पे लगाए रहते, तब जाके एक वो गोल अचीव कर पाए। तो ये क्या है? एक डेलिबरेट प्रोसेस है कॉल्ड मैनेजमेंट। ए बिजनेसमैन रीचेस टू द टॉप बिकॉज इट्स क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी तुम छोटी मोटी दुकान देख लो ना, जैसे कोई एक कपड़े की दुकान देख लो जिसमें 20-25 एम्प्लॉय है, तो वो कपड़े की दुकान जो है वो इतनी सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि उसका मैनेजमेंट अच्छा है, वहां के जो एम्प्लॉयज है, जो वर्कर है, जो वर्किंग कंडीशन है, वो सब अच्छी है, वो एम्प्लॉयज के साथ जो भी कंज्यूमर है उसके साथ अच्छा ट्रीट करते हैं, लोग को पसंद आता है, वहां पे आते हैं, वो सब मैनेजमेंट का खेल है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे प्रॉफिट, ग्रोथ, इस सब में मैनेजमेंट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। वहां का मैनेजमेंट खराब होगा, कोई भी रेस्टोरेंट में तुम जाओ, वहां का मैनेजमेंट बेकार लगेगा, बहुत ही कम चांस है कि तुम दोबारा इस रेस्टोरेंट में जाओ। एक बार तुम्हें मैनेजमेंट अच्छा लग जाता है ना, कि अच्छे से मुस्कुरा के बात कर लेते हैं, अरे यार बहुत अच्छे थे, उसके बाद दोबारा जाने का मन करता है, तुम उसके रिकरिंग कस्टमर बन जाते हो। तो मैनेजमेंट अच्छा होना किसी भी एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? 5 इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है। क्या क्या 5 इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है? क्या? अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्या? अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, क्रिएट ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, अचीविंग पर्सनल गोल एंड ग्रुप गोल, इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो ये क्या है? ये सब मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस है। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल, द मेन एम ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल विद द हेल्प ऑफ इट्स फंक्शन मैनेजमेंट ट्राइज टू अचीव द गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल तो पता है जो हम लोग सबसे पहले पढ़े थे। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? मैनेजमेंट क्रिएट ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक पता है कि वो जो चेंज होता रहता है समाज में। मैनेजर आर ट्राइंग टू मेक चेंजेस इंटरनल एनवायरनमेंट एज पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब क्या? जैसे कि तुम समझ लो कोई एक कंपनी होती है ना, कि इतने सारे एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया, इतने सारे एम्प्लॉय को हटा दी। समझ लो कोई एक सॉफ्टवेयर की कंपनी है, अब वो पाइथन पे वर्क करती रहती है। अब देखो, समझ लो कि अब पाइथन पे नहीं, अब C# पे, जावा स्क्रिप्ट पे वर्क होगा। तो अब जो भी लोग को पाइथन आता था वो सबको हटा दिया गया, और जो जो लोग का पाइथन के साथ साथ जावा स्क्रिप्ट आता था, C# आता था, तो वो लोग रह गए इस कंपनी में। तो अपने आप को जो इंडिविजुअल लेवल पे उसको भी अडेप्ट करना होता है। मैनेजर भी अपने देखता है कि बाहर में क्या चल रहा है, उस हिसाब से अपने आप को चेंज करता रहता है। ठीक। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दे मोटिव टू एम्प्लॉय टू प्रोवाइड देम ए ट्रेनिंग सो दैट दे कैन अडॉप्ट चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट। और जो मैनेजर रहते हैं वो अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करते रहते हैं कि भाई देख, अब है ना मार्केट में वैसा जो तू काम कर रहा था वैसा नहीं चल रहा है, अब ये चेंजेस आ गए, इसके लिए ये ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग कंप्लीट करो, उसके बाद तुम्हें
ये काम सौंपेंगे, ये काम करना होगा। बोले हाँ ठीक है ठीक है। तो ऐसे करके होता है क्या, हेल्प इन अचीविंग पर्सनल एंड ग्रुप गोल, हेल्प इन अचीविंग पर्सनल एंड ग्रुप गोल। देखिए ये जो लंबा सा लिखा इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ऊपर में जो मोटा बोल्ड लेटर में लिखा है ना, ये सारा चीज याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो क्या मैनेजर इंटीग्रेट इंडिविजुअल एफर्ट इनटू अ ग्रुप एफर्ट विद द हेल्प ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जो आई को वी के साथ रिप्लेस करना था ना, हाँ बिल्कुल वही बात है। मैनेजर को एक टास्क दे दिया गया कि चल 100 यूनिट कंप्लीट करना है। अब उस 100 यूनिट को कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे पास 10 एम्प्लॉय है, 10 एम्प्लॉय 100 यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं, सबको 10 का मिल गया। अब समझ लो कोई एक एम्प्लॉय छुट्टी मार लिया, या फिर कोई की तबीयत खराब हो गई, कोई एक नहीं आया, तो मैनेजर अब देखेगा ना, तो सबको 11-11 काम असाइन कर देगा। तो एट द एंड जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो तो कैसे भी करके अचीव हो जाएगा ना। तो हमेशा कोई इंडिविजुअल टास्क को है ना, हमेशा हमें ग्रुप में देखना चाहिए। हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना बेनिफिट हो सकता है। क्या मैनेजमेंट ईच इंडिविजुअल गेट्स कॉम्पिटिटिव सैलरी, रिस्पेक्ट एंड करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। अब सबको मतलब क्या कॉम्पिटिटिव सैलरी देते हैं कि एक एम्प्लॉय दूसरे से, जैसे समझ लो कोई एक एम्प्लॉय का टास्क है कि 10 यूनिट कंप्लीट करना। अब मैनेजर बोल दे कोई भी बंदा 10 से कम करेगा तो उसको 50% सैलरी मिलेगी, और 10 से ज्यादा करेगा तो उसको 1.25x सैलरी मिलेगी। तो कोई भी चाहेगा कि 10 से ज्यादा कर ले, कम से कम जितना सैलरी उससे ज्यादा मिलेगा, तो वो रहेगा कि सब में एक कॉम्पिटिटिव ये हो जाएगा। तो मैनेजर कुछ ना कुछ दिमाग लगाते रहते हैं कि कैसे भी करके ये टास्क जो है ये परफॉर्म हो जाए और ऑर्गेनाइजेशन के हित में अच्छा हो। ठीक, उसका क्या, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट क्या करता है, सोसाइटी के डेवलपमेंट में। क्या, थ्रू इट्स सोशल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट डेवलप्स द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट द रीजनेबल प्राइसेस एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट हेल्प टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। जो सोशल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड था ना, बिल्कुल वही सेम चीज है कि मैनेजमेंट क्या, थ्रू इट्स सोशल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट प्रोवाइड डेवलप्स ऑफ सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट। मैनेजमेंट जो कहता है क्वालिटी प्रोडक्ट करके जो सोसाइटी है उसके लिए अच्छा चीज करता है। ठीक, तो इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है, मैनेजमेंट हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट। एफिशिएंसी सी आ रहा है, कॉस्ट से था ना, इफेक्टिवनेस टाइम से था, एफिशिएंसी कॉस्ट से है। ठीक, तो वही सेम चीज है। मैनेजमेंट हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी थ्रू इट बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जो भी है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे चैप्टर का नाम है, वो बता चुका हूं ना। तो ये सारे चैप्टर तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो कोई भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इतना था तुम्हारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस क्या क्या थे, एक बार फिर से। अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। उसके बाद क्या, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक, उसके बाद क्या, क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन जो बदलता रहता है। तो उसके बाद क्या, अचीविंग पर्सनल गोल एंड ग्रुप गोल्स। अचीविंग पर्सनल गोल, जो एम्प्लॉय का गोल है वो भी अचीव हो, और उसके साथ ग्रुप जो है हमारा वो भी अचीव होना चाहिए। ठीक, इंक्रीजेस एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी क्या, कम कॉस्ट में ज्यादा काम करना। ये इंक्रीजेस एफिशिएंसी, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है। इसके बाद क्या है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर क्या है, मैनेजमेंट को हमको बताना है कि मैनेजमेंट जो है ये साइंस है कि मैनेजमेंट आर्ट है कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है। ये क्या हुआ, देखिए साइंस में होता है ना कि कोई एक फॉर्मूला लगाते हो तो हमेशा सेम रिजल्ट आता है। तो मैनेजमेंट क्या वही चीज है क्या, या फिर मैनेजमेंट कोई प्रोफेशन है, जैसे कि सीए होता है या फिर डॉक्टर होता है, ये कोई या फिर लॉयर होता है, इस तरह का कोई प्रोफेशन है मैनेजमेंट का, या फिर मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक कला है। तो हमें अभी देखते हैं कि मैनेजमेंट है क्या। देखते हैं मैनेजमेंट एज ए साइंस। तो मैनेजमेंट को साइंस के नजरिए सोच के देखते हैं। देखो साइंस होता क्या है, पहले ये समझते हैं। साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। मेन फीचर्स ऑफ साइंस अब फॉलो। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन रिपीटेटिव एक्सपेरिमेंट, यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो मैनेजमेंट जो होता है ना उसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती है। जैसे कोई एक काम को तुम, जैसे कोई एक बोला कि भाई मुझे बर्थडे पार्टी अरेंज करके दे 3 दिन में, ऐसा करके तुम्हें ये कर दिया, तुम जैसे तैसे करके तुम उसको अरेंज करके दे दिए। अब वही सेम जो टेक्निक तुम अपनाए, वही सेम चीज तुम 3 महीने बाद वो चीज तो नहीं करोगे। उस टाइम जो सिचुएशन रहेगी, जो हालत रहेगी, उससे तुम अरेंज करोगे। तो मैनेजमेंट में यूनिवर्सल वैलिडिटी तो नहीं है उस टाइम का तुम्हें, इसलिए मैनेजर लोग की सैलरी भी हाई होती है। ये अच्छा एकदम जबरदस्त काम होता है। ठीक, ये काम करवाना भी एक कला है। ठीक, तो बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट होता है। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, तो मैनेजमेंट में एक ये होता है। ठीक, तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का क्या है, इनसाइड सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल ऑन व्हिच यूज्ड टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ साइंस। द सेम फीचर इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये सेम फीचर मैनेजमेंट में भी अवेलेबल होता है। तुम्हें ये लंबा लाइन नहीं देखना, तुम्हें देखना है कि मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट साइंस का सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज वाला चीज तो फुलफिल कर रहा। उसका क्या, बेस्ड ऑन रिपीटेटिव एक्सपेरिमेंट। तो क्या, साइंटिफिक प्रिंसिपल आर डेवलप्ड बाय डूइंग मल्टीपल एक्सपेरिमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर आल्सो ऑब्जर्व्ड मल्टीपल टाइम्स एंड ह्यूमन बिहेवियर इज प्रेडिक्ट। सो दिस फीचर इज प्रेजेंटेड इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या, कोई एक नौसिखिया, कोई पहली बार कोई मैनेज करना चाहोगे, कोई भी इवेंट को, कोई भी समझ लो कोई इवेंट प्लानर वाले हो। ठीक, तो तुम फर्स्ट टाइम कोई एक इवेंट को मैनेज करोगे और कोई 50 मरतबा कोई इवेंट को मैनेज करोगे, तो जो तुम 50वीं मरतबा करोगे तो उसमें तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। तुम उसमें कुछ ना रिपीट एक्सपेरिमेंट, जो चीज तुम पिछली बार करोगे, हाँ ये चीज करते थे ना भाई, कम पैसा में बहुत अच्छा मुनाफा होता था ये चीज करने में, तो वो चीज तुम मतलब कि बार बार एक्सपेरिमेंट के साथ सीखते हो। साइंस में भी वही है, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट होता है, तो ये चीज भी है। अब क्या, यूनिवर्सल वैलिडिटी।
वैलिडिटी। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी, इट मींस वंस द प्रिंसिपल इज डेवलप्ड एंड इट्स एप्लीकेबल फॉर एवरीवेयर, बट द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट यूनिवर्सल, इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, टाइप्स ऑफ पीपल, इटीसी। वही बोला ना कि बर्थडे पार्टी उस टाइम 3 दिन में तुम्हें किस टाइप के लोग मिले, किस टाइप की जगह रही, वो मैनेज कर लिया। अब 3 महीने बाद तुम्हें कुछ बहुत बेकार लोग मिल गए, या फिर कैपिटल, तुम्हारे पास पैसा कम है, या फिर सिचुएशन कुछ और डिफरेंट होगी, तो यूनिवर्सल नहीं है भाई, उस टाइम के उस हिसाब के हालात से तुम्हें वो मैनेज करना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि मैनेजमेंट साइंस तो नहीं है। तो मैनेजमेंट साइंस नहीं है इतना पता चल गया। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल वैलिडिटी मैनेजमेंट पे नहीं है। अब क्या मैनेजमेंट एज एन आर्ट में देखते हैं। तो मैनेजमेंट आर्ट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज व्हिच रिक्वायर्स क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। मैनेजमेंट में भी थोड़ा-थोड़ा लग रहा है ना कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो मैनेजमेंट में भी होता है। हाँ, पता चल गया। क्रिएटिविटी, कुछ अपना दिमाग लगाना पड़ता है, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। भाई मैं बोला कि पहली बार कोई काम करोगे, आप 85 मरतबा वो काम करोगे, तो उसमें और क्या परफेक्शन होते जाओगे। ये तो थोड़ा-थोड़ा लग रहा है। हाँ, मैनेजमेंट आर्ट है क्या? क्या? चलो देखते हैं। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होना चाहिए, उसका क्या बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो अब देखते हैं क्या सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो है मैनेजमेंट में भी। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन इन द आर्ट्स ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट एनफ। जैसे आर्ट में, जैसे कि तुम्हें कोई एक समझ लो, कोई एक आर्ट लियोनार्डो दा विंची या फिर वो तुम पाब्लो पिकासो, इस टाइप का कोई भी आर्ट को देख लो तो तुम्हें पता चलेगा हाँ इस लाइन को ऐसे बनाते हैं, ऐसा। ये थ्योरेटिकल नॉलेज से तुम्हारा कोई थ्री होगा is not enough. Every artist must have personal skills. Artist के पास personal skills होता है, ठीक? And creativity to apply that knowledge in the same manner. Management requires personalized application. Management principle on different situation and different kinds of people. So this feature is also present in management. तो management भी वही चीज है कि तुम्हारे पास उस टाइम कौन बंदे हैं, किस टाइप के लोग हैं, वहाँ तुम्हारी सिचुएशन कैसी है, हालत कैसी है, उस हिसाब से तुम मैनेज करोगे अपना दिमाग लगा के। तो वही सेम चीज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, यही सेम चीज आर्ट में भी होता है। हाँ, तो मैनेजमेंट तो आर्ट तो है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। क्या है? एन आर्टिस्ट हैज टू डू द रेगुलर प्रैक्टिस टू बिकम परफेक्ट। जैसे कि तुम्हारे में कोई भी लोग होंगे कैलीग्राफी वगैरह लिखने वाले, तो कैलीग्राफी वगैरह तुम फर्स्ट टाइम लिख रहे हो जाओगे और उसके बाद से तुम लिखते रहोगे 1-2 साल से, तो तुम्हारे पास और क्या क्रिएटिविटी और तुम्हारा इनहांस होगा, तुम और परफेक्शन उसमें और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है? एन आर्टिस्ट हैज टू डू रेगुलर प्रैक्टिस टू बिकम परफेक्ट एज वेल एज नो दैट आर्ट ओनली इंटरेस्टिंग। जैसे कि समझ लो कोई एक बुमराह, जसप्रीत बुमराह अपना यार बॉलर है, तो उसके पास एक स्किल्स है, हर दूसरा आदमी बॉलिंग वैसे नहीं कर सकता, उसके पास स्किल है। तो उसके लिए क्या रेगुलर प्रैक्टिस करना होता है। 1 साल प्रैक्टिस छोड़ जाएगा, वो स्किल्स उसकी खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए क्या रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक? एंड मिक्स क्रिएटिविटी सिमिलरली इन मैनेजमेंट, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, सो दिस फीचर्स एंड आर्ट प्रेजेंटेड इन मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में ये तीनों सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये तीनों चीज मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है। तो मैनेजमेंट पूरी आर्ट तो है, मैनेजमेंट साइंस नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट आर्ट है, इतना पता चल गया। अब क्या मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, प्रोफेशन किसको बोलते हैं? जैसे समझ लो जो चार्टर अकाउंटेंट होते हैं वो एक क्या प्रोफेशन, जैसे सीए आगे लगते हैं नाम में, या फिर डॉक्टर हुए तो डॉक्टर एक प्रोफेशन हुआ, लॉयर एक प्रोफेशन हुआ। तो प्रोफेशन ये सब होता है। देखो क्या प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है और एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब हर दूसरा आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, उसके लिए उसको वो लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके लिए कुछ एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, वो जो चीज होगा उस तभी जाके डॉक्टर बन सकता है। तो इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो सकता है और उसके साथ ही साथ एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब कि तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम्हें नॉलेज बहुत है तो चलो अब तुमको मिल गया चीरा मार गया तुम ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दो। नहीं, उसके लिए तुम्हारे पास लाइसेंस होना चाहिए और इसके लिए एंट्री रिस्ट्रिक्ट है। क्या सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इसमें भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो मैनेजमेंट में भी है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कोई नहीं है, मैनेजमेंट प्रोफेशन की तरफ बढ़ रहा है, इसके लिए एमबीए जो कोर्स है मैनेजमेंट का ही कोर्स है। बट ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा आदमी मैनेजर बन ही नहीं सकता, मैनेजमेंट विदाउट एमबीए वाला बंदा भी बन सकता है, उसको काम करवाने आते हैं, हाँ बन सकता है। तो इसके लिए एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। क्या सर्विस मोटिव, लेकिन मैनेजमेंट हमेशा होता है मतलब कि कम खर्चे में ज्यादा मुनाफा कमाना, है ना? तो मैनेजमेंट तो भाई सर्विस मोटिव तो होगा नहीं, समाज सेवा तो नहीं। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या हुआ? जैसे कि अगर कोई लॉयर बन रहा है तो उसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया यही एक है। जैसे कि कोई सीए बनना है तो आईसीएआई जो इसकी बॉडी है, इसकी प्रोफेशनल एसोसिएशन है, वही अगर चाहेगी उस बंदे को बनाना तभी बना पाएगी, उसके लिए एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है बनी हुई, ठीक? मैनेजमेंट के ऐसे कोई नहीं है। तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें क्या होता है जैसे कि एक लॉयर साहब होते होंगे, तुम लॉयर साहब का एक देखते होगे, एक अपना एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसको उस चीज को हमेशा फॉलो करना होता है, चाहे वो ऑफ ड्यूटी रहे ऑन ड्यूटी रहे, उससे मैटर नहीं करता। जैसे कि डॉक्टर है तो उसको एक अपना एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होता है। जैसे कि डॉक्टर है तो इसका ये मतलब नहीं कि डॉक्टर है तो ड्रंक एंड ड्राइव करेगा, तो उसको अपना एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होता है। अगर वो ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, अब वो फिर चाह के भी ऑपरेशन वगैरह कुछ भी नहीं कर सकता। तो उसको एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट हमेशा फॉलो करते रहना पड़ता है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कोई नहीं है भाई, तुम काम किए अपना मजे करो जो करना है, ये चीज होता है, ठीक? तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ये तुम्हें सब कुछ बता दिया, रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट सर्विस मोटिव।
presence of professional association. Every professional has get restricted and will get association before participating that professional. Example for doctors, medical council of India, डॉक्टर के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, फॉर लॉयर्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सीए के लिए आईसीएआई इटीसी, बट हैज फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के लिए ऐसा कोई नहीं है. तुम कहीं से करो, आईआईएम से मैनेजमेंट करो या फिर कोई और ए ग्रेड कॉलेज, बी ग्रेड कॉलेज, कहीं से भी मैनेजमेंट करके निकल सकता है. ठीक. एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ऑल प्रोफेशन एज बाउंडेड बाय कोड ऑफ कंडक्ट व्हिच इज गाइड टू बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स. मतलब कि वो गाइड रहता है वो उसके बिहेवियर में. ठीक. एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को हमेशा फॉलो करते रहना होता है. ठीक. तो ये होता है. अब क्या लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के लेवल होते हैं क्या. तो मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं. टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है और लोअर लेवल होता है. टॉप लेवल मैनेजमेंट जो सबसे टॉप लेवल के हो जाए, जो लोग मैनेजमेंट के जो उस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडिंग मेंबर रहते हैं, सीईओ रहते हैं, सीएफओ रहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव, सीओ रहते हैं, जितने भी रहते हैं. उसका मिडिल लेवल, मैनेजर लेवल जितने भी होते हैं ना, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ये मैनेजर, वो मैनेजर, सब मैनेजर लेवल मिडिल लेवल पे होता है. और लोअर लेवल पे तुम्हारे कौन होते हैं, जैसे कि सुपरवाइजर हो गए, फोरमैन हो गए, जूनियर मैनेजर. लोअर लेवल वाले भी है ना, बंदे खुद काम नहीं करते, वो मैनेजर के लेवल नीचे एक और मैनेजर होते हैं. ठीक. तो अब देखो क्या होता है टॉप लेवल मैनेजर में, जो तुम्हारे होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गए, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हो गए, जितने भी चीफ होते हैं ना, जितने भी चीफ होते हैं और एमडी होते हैं, वो तुम्हारे टॉप लेवल पे होते हैं. कहीं के भी चीफ आ गया, और जैसे क्वेश्चन में आ गया कि कंपनी एक्सवाईजी ऑर्गेनाइजेशन हैज चीफ, ये कहीं पे भी चीफ आ गया या फिर एमडी आ गया, इसे तुम समझ लेना एमडी क्या मैनेजिंग डायरेक्टर की बात हो रही है. ठीक. तो यहाँ पे वो कंपनी के टॉप लेवल पे काम करते हैं. ठीक. चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, सीईओ हो गए, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट हो गए, एमडी हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए. अब क्या मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या हुआ, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या हुआ, मार्केटिंग मैनेजर हो गए, परचेज हेड हो गए, सेल्स मैनेजर हो गए, जितने भी हेड और मैनेजर हुए ना वो सब यहाँ आ जाते हैं. ऑपरेटिंग मैनेजर हो गए, ब्रांच मैनेजर हो गए, फाइनेंस मैनेजर हो गए, ये सब मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो गए. ठीक. उसके बाद फिर क्या, लोअर ऑपरेटिंग मैनेजमेंट. लोअर लेवल में कौन आ जाते हैं, सुपरवाइजर आ जाते हैं, फोरमैन आ जाते हैं, जूनियर मैनेजर आ जाते हैं, इंस्पेक्टर आ जाते हैं, क्लर्क आ जाते हैं, ये सब लोअर मैनेजमेंट आते हैं. और उसके नीचे असल वर्क फोर्स होता है, जो लोग काम करते हैं, जो सबसे लोअर लेवल पे होते हैं. लोअर लेवल के नीचे भी लोग काम करते हैं, समझे, जो लोग काम करते हैं वो सबसे नीचे होते हैं. उसके ऊपर लोअर लेवल होता है, उसके ऊपर मिडिल लेवल होता है और सबसे टॉप पे होता है टॉप लेवल होता है. ठीक. साइड में कुछ तुमको येलो येलो दिख रहा है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे देखो, जो सबसे नीचे होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. वो एक भी काम कुछ भी करेगा ना, वो हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. हर काम पूछ के कर रहा होगा कि ये काम कर सकते हैं, ये इतना ये कर सकते हैं, हर चीज के लिए उसको, ये काम कैसे किए तो उसके लिए उसको रिस्पॉन्सिबल होगा, उस चीज का तुम्हें जवाबदेही देना पड़ेगा. और अथॉरिटी, जितना ऊपर रहता है उसके बाद उतना पावर रहता है, और जितना नीचे जाते रहता है उसके बाद उतना पावर कम होता है. जैसे सबसे ज्यादा पावर टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होगा, उससे कम पावर मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास होगा, उससे कम पावर लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास होगा. उसके बाद भी कुछ मैनेजमेंट, उसके बाद भी कुछ वर्कफोर्स में कुछ पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, तो पावर कम होती रहती है और रिस्पांसिबिलिटी नीचे से ऊपर होती है. जो सबसे टॉप पे उसके बाद सबसे कम रिस्पांसिबिलिटी, और जो सबसे नीचे उसके बाद सबसे ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी. ठीक. इसके बाद जो टॉप मैनेजर होते हैं उसका क्या काम क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है. टॉप लेवल पे जो होते हैं उसका काम होता है सेट ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव प्लानिंग करना जो होता है ना, ऑब्जेक्टिव. स्कैन इन्वायरमेंट बाहर, आजकल समाज में जो बताया था ना, टी शर्ट वाला, ये सब टॉप लेवल वाले सोचते हैं. आजकल समाज में चल क्या रहा है उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट डिजाइन करना. प्लान्स एंड मेक डिसीजन, वो प्लान बनाते हैं और डिसीजन बनाते हैं, और वही सेम प्लान जो बनाते हैं उसको मिडिल लेवल वाले को अब सौंप देते हैं कि भाई ये देखिए प्लान बना लिया, अब इसके लीजिए, तुम्हें जो लोग हायर कर रहे हैं, जो लोग करने, तो ये करता है मिडिल लेवल वाले काम करते हैं. तो क्या, एलोकेट रिसोर्सेज, तो इसके लिए जो सामान की जरूरत पड़ती है, जो मशीन की, जो इक्विपमेंट की, जो चीज की जरूरत पड़ती है, मिडिल लेवल वाले देखते हैं. हाँ, इसके लिए जो लोग की जरूरत पड़ती है, जो स्किल्सफुल लोग, जो हायरिंग वगैरह का काम होता है ना, जो हायरिंग वगैरह, ये सारा मिडिल लेवल वाले करते हैं. ओवरसी फर्स्ट लाइन मैनेजर, रिपोर्ट एंड द टॉप मैनेजमेंट. और ये जो भी काम होता है ना, जो भी लोअर लेवल से काम आता है उसको रिपोर्ट करते हैं टॉप लेवल में. देखिए सर आज ये काम हुआ, ये ऑर्गेनाइजेशन के ये हित में ये जा रहा है. ठीक. ऐसे रिपोर्ट, डेवलप एंड इंप्लीमेंट एक्टिविटीज, और ये एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट करते हैं लोअर लेवल पे. भाई ये देखिए, और मतलब प्लान और डिसीजन तो ऊपर मिल गया, अब उस प्लान को कैसे कैसे लोगों में तकसीम करना है, लोगों में बांटना है, उसको नीचे करते हैं लोअर लेवल पे. ठीक. तो फर्स्ट लाइन मैनेजर जो सबसे लोअर में होते हैं, सबसे लोअर लेवल में होते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर, जो डायरेक्टली एम्प्लॉय से, जो वर्किंग फोर्स है उससे कनेक्टेड रहते हैं. ठीक. तो ये क्या आता है, कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज, ये एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं. वर्क फोर्स, जो लोग काम कर रहे हैं उसको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, उसको क्या चाहिए, उसका काम हुआ कि नहीं, ये सब चीज फर्स्ट लाइन मैनेजर देखते हैं. क्या, सुपरवाइज इंप्लॉयज करते हैं, रिपोर्ट टू मिडिल लेवल मैनेजर, ये जो मिडिल लेवल को रिपोर्ट करते हैं, देखिए सर आज ये काम हुआ है, तो रिपोर्ट करते हैं. उसके बाद क्या, इन्वॉल्व इनटू डे टू डे ऑपरेशन, और जो भी दिन भर का काम होता है उसको शाम में मिडिल लेवल को बताते हैं कि सर ये काम हुआ, ये हुआ. अब मिडिल लेवल का जो भी टास्क होगा कि भाई तुमको वीकली रिपोर्ट करना है, मंथली रिपोर्ट करना है, या फिर डे टू डे रिपोर्ट करना है, वो जैसा होगा
उस ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है वैसा होगा, ठीक। तो ये चीज होता है। तो टॉप लेवल का क्या काम होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि गूगल है ना, गूगल लेंस वाला जो फीचर, तो गूगल लेंस वाला फीचर कैसे आया था, बता रहे थे कि सुंदर पिचाई बता रहे थे कि वो एक गार्डन में गए थे, उनकी कोई छोटी बेटी या फिर कुछ थी कोई रिलेटिव में, और वो पूछ रही बहुत तरह का फूल लगा हुआ था, वो पूछ रही कि पापा या अंकल जो भी, ये कौन सा फूल है। अब हर फूल का नाम तो थोड़ी बता रहा था, एक दो का बता रहा था, बता दिए। तो वो सोचे कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं गूगल पे कि वो फोटो खींचे और फट से बता दे कि ये क्या चीज है। तो वो अपने आए कंपनी में मीटिंग बैठाए, बोले कि देखो देखो हम लोग इस टाइप का है, ये करते हैं। तो बाहर के इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस लाके अपना प्लान किए। अब प्लान करने के बाद वो क्या मिडिल लेवल वाले को दिए होंगे, तो इस तरह से कुछ आइडिया आ गया। अब आइडिया तो कुछ भी आ गया, उनको आ गया, अब वो काम कैसे कैसे होगा परफॉर्म, तो उसके लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर्मुलेट प्लान। अब प्लान बना लिए और उस प्लान के लिए पॉलिसीज जो भी होगा, पॉलिसीज रूल सब यही डिसाइड करते हैं टॉप लेवल वाले। उसके बाद क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट अरेंज ऑल द रिसोर्सेज सच एज द रॉ मटेरियल, फाइनेंस एंड फिक्स्ड एसेट। जो फाइनेंस वगैरह का होता है ना, वो सारे रिसोर्सेज अरेंज करते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पांसिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल। जो वेलफेयर होता है ना समाज का, उसके लिए और सर्वाइवल के लिए टॉप लेवल मतलब कि रिस्पांसिबल होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट कनेक्ट विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन होते हैं और उसके लिए जो भी लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह की जरूरत होती है, वो सब टॉप लेवल ही एक दूसरे से मतलब कनेक्ट रहते हैं, ठीक। टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी टू बी परफॉर्म बाय पर्सन वर्किंग एट मिडिल लेवल, और टॉप लेवल ही मिडिल लेवल से कनेक्ट रहते हैं, ठीक। टॉप लेवल वाले सीधे जो टॉप लेवल पे सीईओ एमडी वगैरह है, अब वो तो नहीं कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो छोटा सा एम्प्लॉय काम कर रहा है, अपना छोटा मोटा कोडिंग वोडिंग कर रहा है, उससे सीधा कनेक्ट तो नहीं रहते, वो उससे ऊपर वाले, उससे ऊपर वाले, उससे ऊपर वाले। तो टॉप लेवल वाले है ना, मिडिल लेवल वाले जो मैनेजर वगैरह उससे कनेक्टेड रहते हैं, ठीक। अब मिडिल लेवल वाले का काम क्या होता है, तो मिडिल लेवल वाले का काम क्या होता है कि ऊपर वाले का से कनेक्ट रहना और नीचे वाले से कनेक्ट रहना, इसका काम ये होता है। तो मिडिल लेवल का क्या, ट्रांसफर प्लान पॉलिसीज फॉर्म बाय टॉप लेवल। जो टॉप लेवल वाले जो पॉलिसीज प्लान बनाए हैं, उसको टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल, लोअर लेवल वाले को बताना कि भाई ऊपर से ये ऑर्डर आया, इसको फॉलो करना, बस ये। मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स इन रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका है, मिडिल लेवल वाले है ना, बंदे को एम्प्लॉयमेंट को हायरिंग वाला जितना भी काम होता है ना, मतलब कि रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय मिडिल लेवल करते हैं, ठीक। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी, और मतलब कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, कोई भी ऑफर लगा के, सेल्स लगा के, कोई भी मोटिवेशनल स्पीच देके, किसी भी तरह से एम्प्लॉय को मोटिवेट करने वाले सब काम ये मिडिल लेवल वाले का होता है, ठीक। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कोऑपरेट विद द अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शन ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। और ये मिडिल लेवल के जो मैनेजर होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, वो अलग डिपार्टमेंट हो गया, सब डिपार्टमेंट्स को मतलब कि कोऑपरेट करते रहते हैं, ठीक। तो ये मिडिल लेवल का काम हुआ। अब लोअर लेवल वाले का काम क्या होता है, तो रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम और गिवरेंस टू द वर्कर्स बिफोर इट मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो लोअर लेवल वाले का काम क्या होता है कि रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आ रही है वर्कफोर्स एम्प्लॉय को, जो प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको क्या मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताना, या फिर अगर उनसे सही हो सकता है तो वो खुद करेंगे सही। मेंटेनिंग द गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन, जैसे अगर एम्प्लॉयमेंट को कुछ भी दिक्कत आ रही है ना, तो वो सारा सवाल लोअर लेवल वाले से करेंगे, एम्प्लॉय से कोई सवाल नहीं होगा। लोअर लेवल के जो मैनेजर होंगे ना, उनसे उनकी गर्दन पकड़ी जाएगी, उनकी गिरबान पकड़ी जाएगी, भाई ये काम क्यों नहीं हो रहा, उसको कर। कोई भी एम्प्लॉय को कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी समझ लो लैपटॉप कंप्यूटर कुछ भी खराब हो गया, कहीं पे कुछ मशीन फूक गई, तो वो सारा चीज का रिपोर्ट देना पड़ेगा, वरना नहीं देगा तो सारा जवाबदेही इससे होगा, लोअर लेवल वाले से। हेल्प टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन द रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोसेस, और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ये हेल्प भी करते हैं, ठीक। दे आर रिस्पांसिबल फॉर बूस्टिंग मोरल एम्प्लॉयज, ये भी एम्प्लॉयज का मतलब कि मोरल बढ़ाते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स, जो लोग असल में काम करते रहते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए असल में काम करते हैं, उससे मतलब डायरेक्ट इंटरेक्ट रहते हैं, ठीक। एक्चुअल वर्कफोर्स टू पास इंस्ट्रक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और जो भी ऊपर से मिडिल लेवल वाले से जो भी ऑर्डर आता है, उसको लोअर लेवल वाले ये करते हैं, मतलब कि बताते हैं कि भाई ये काम करना है, तुझे ऐसे करना है, ठीक। तो हमेशा देखना टॉप लेवल वाले हमेशा कम होते हैं, एक ट्रायंगल होता है ना पिरामिड, तो जो सबसे ज्यादा पावर होती है टॉप लेवल पे वो सबसे कम होती है, उसके बाद थोड़ी उसके बाद कम पावर होती है मिडिल लेवल वाले को, तो वो थोड़े ज्यादा लोग होते हैं। सबसे ज्यादा लोग होते हैं लोअर लेवल में, तो सबसे कम पावर इनके पास होती है और सबसे ज्यादा जवाबदेही भी इनसे होती है, ठीक। तो अब लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो गया, टॉप लेवल में जितने भी चीफ होंगे, डायरेक्टर होंगे, चीफ होंगे, एमडी होंगे और प्रेसिडेंट होंगे टॉप लेवल पे, जितने भी मैनेजर वगैरह हो जाएंगे वो सब मिडिल लेवल पे। इनका काम क्या होता है, रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉयमेंट को हायरिंग का सारा काम इनका होता है। और लोअर लेवल वाले का एक्चुअल वर्कफोर्स से मतलब कनेक्ट रहते हैं, और कुछ भी वर्कफोर्स एम्प्लॉय को कोई भी दिक्कत आता है तो वो सही करते हैं और उसे रिपोर्ट करते हैं ऊपर, और डे टू डे वर्क को रिपोर्ट करके बताते हैं मिडिल लेवल को, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है, तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है। मैनेजमेंट के क्या फंक्शन है, 5। तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है, क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, POSDC। ये याद रखना, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये तो चैप्टर के नेम है, ये तो तुम्हें याद हो ही जाएंगे, लेकिन मैनेजमेंट के फंक्शन जो है
मैनेजमेंट के फीचर्स, फंक्शन, ऑब्जेक्टिव सब डिफरेंट है। तो ऑब्जेक्टिव कितने थे? 3 थे। फीचर्स कितने थे? 7 थे। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं? 5 है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या-क्या आता है? प्लानिंग करना। सबसे पहले कोई टॉप लेवल वाला है, प्लान करके रख गया। अब प्लानिंग जैसे समझ लो कोई एक हमें परफ्यूम का ब्रांड बनाना है, ठीक? तो हम प्लान कर लिए कि अब परफ्यूम का ब्रांड बनाना है। अब परफ्यूम के ब्रांड के लिए समझ लो क्या-क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक शीशी की ज़रूरत पड़ेगी, वो चिक-चिक वाला वो आता है। एक हमें ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ेगी, एक लेबल लगाना पड़ेगा, एक ब्रांड लोगो की ज़रूरत पड़ेगी, उसके सोशल मीडिया पेज की, उसकी वेबसाइट की, उसकी एक्चुअल शॉप की और इतना सारा चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक? एक ठीक-ठाक मतलब कि परफ्यूम के ब्रांड को खोलने के लिए, ठीक? बहुत सारी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इतना सारा चीज़ हो गया। अब पहले क्या होगा? ऐसा हो कि मैं शॉप खोल के बैठ जाऊँ और अभी तक मेरा परफ्यूम का अता पता नहीं है कि परफ्यूम का नेम क्या होगा, परफ्यूम बनेगा कैसे? परफ्यूम बना भी नहीं है और शॉप खोल के बैठ जाओ। तो ये कोई थोड़ी हुआ। तो हमें ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा कि पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर वो काम करना है। तो ये क्या प्लान के अकॉर्डिंग हमें ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है, ठीक? अब वो जो प्लान हो गया, अब ऑर्गेनाइज़ हो गया। अब उस ऑर्गेनाइज़ वर्क के थ्रू हमें सही लोग को हायर करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो परफ्यूम को बनाने वाले जो लोग होंगे उनको करना पड़ेगा, पैकेजिंग वाले जो लोग होंगे उनको हायर करना पड़ेगा, जो इस काम को कर सकते हैं उसके लिए उस टाइप के लोग को हायर करना पड़ेगा, राइट टास्क के लिए राइट पीपल को हायर करना पड़ेगा, स्टाफिंग हो गया। अब स्टाफिंग के बाद क्या आएगा? डायरेक्टिंग। अब उनको डायरेक्शन भी तो देना पड़ेगा, भाई ये काम तुमको ऐसे करना है, डायरेक्शन, ये उनको ये काम बताना होगा। अब डायरेक्शन के बाद कंट्रोलिंग। अब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग ये सब कुछ सही से सिंक्रोनाइज्ड वे में हो रहा है कि नहीं, तो इस सब को कंट्रोल भी करना पड़ेगा और फिर प्लान करना पड़ेगा। तो ये ऐसे सर्कुलर वे में चलता रहता है। पीओएसडीसी याद रखना, पीओएसडीसी, पीओएसडीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 5 है। क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। 5 याद हो गया तुम्हें? अभी कमेंट करके बता दो। कमेंट में लिखोगे ना, खुद से कुछ एफर्ट लगाओगे तो तुम्हारा मेमोरी है ना, याद रखता है कि हाँ इसके लिए बंदा एफर्ट लगाया था, तो वो चीज याद रहती है। अभी पॉज करो और लिखो कमेंट करके। तुम्हें फालतू लग रहा होगा, फालतू का ऐसे बोलते रहते, अभी लिखो यार, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। उसके बाद क्या है? एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव बैलेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। वही समय पे पूरा करना और कम से कम कीमत पे ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट, वो चीज के लिए ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बैलेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अब एक लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन क्लास 10th में तुमको याद है, बायोलॉजी में एक चैप्टर था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हाँ याद आ रहा है। बॉडी का जो कंट्रोल होता है कि सांस लेते हैं, उसके बाद से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सब कुछ जा रहा है। हाँ, ये क्या एक एक लय में काम चलते जाता है, कोऑर्डिनेट रहता है, एक चीज से दूसरी चीज बंधी रहती है। तो वही चीज होता है मैनेजमेंट में। क्या? कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ ग्रुप मेंबर्स सो एज प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए ना कोऑर्डिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है। बल्कि ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में नहीं आता है, 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, बट ये एसेंस ऑफ मैनेजमेंट पे आता है। क्या आता है? एसेंस क्या होता है? खुशबू। तो ये मैनेजमेंट के जो पांचों फंक्शन में है ना, पांचों फंक्शन में हर में जरूरत पड़ती है कोऑर्डिनेशन की। एक में भी अगर कोऑर्डिनेशन, अगर समझ लो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग में अगर कहीं पे भी दिक्कत आ गया ना, तो ये सारा कुछ बेकार है। तो हर चीज में एक कोऑर्डिनेट रहना चाहिए, ठीक? कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। It is needed to perform all the functions of management. It is needed to perform all the function जो था ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, हर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन का जरूरत पड़ता है। It is required to all the levels, टॉप लेवल को मिडिल लेवल से, मिडिल लेवल को लोअर लेवल से, हर एक लेवल को दूसरे लेवल से कोऑर्डिनेट रहना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कंपनी का टास्क कहां से आगे बढ़ेगा? तो कोऑर्डिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। उसका क्या? कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में ना कोई भी फंक्शन हो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, कैसा भी लेवल हो, कैसा भी फंक्शन हो, उस सब में मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिना कोऑर्डिनेशन के कुछ नहीं हो सकता। जैसे समझ लो तुम्हारे क्रिकेट मैच में भी कोऑर्डिनेशन, एक मतलब कि 2 बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, कोई एक रन दौड़ गया, कोई एक मतलब कि डबल्स के लिए दौड़ गया, कोई एक सिंगल पे ही रुक गया, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, वो रन आउट हो गया। तो हर जगह एक मतलब की कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। एक छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अब क्यों ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे समझ लो तुम एक कोई प्रोडक्ट तुम बना लिए, मैन्युफैक्चर कर लिए। अब मैन्युफैक्चर करने के बाद तुम्हारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है, उसमें कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपना बैठा हुआ आराम से। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग करेगा, एडवर्टाइजमेंट करेगा, तब ना सेल्स डिपार्टमेंट उसको सेल आउट करेगा, तब इस तरह से होगा ना। अब कहीं पे भी कोऑर्डिनेशन अगर मिसिंग होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अब ना मार्केटिंग करके पैसा लगाया जा रहा है एडवर्टाइजमेंट पे, अब सेल्स डिपार्टमेंट उसको सेल ही नहीं कर रहा है,
तो कैसा होगा? तो हर एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके रखना पड़ता है। तो अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल देयर मस्ट बी अ कोऑर्डिनेशन इन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। All the functions of management are interrelated. To achieve an organizational goal, there must be a coordination in the function of management. एग्जाम्पल के तौर पे जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये सब चीज था ना, तो हर चीज में कोऑर्डिनेट होना चाहिए। ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर मिसकॉन्सेप्शन बिटवीन एनी फंक्शन। जैसे कोई भी मिसकॉन्सेप्शन हो सकता है, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से तालमेल सब में बैठा के रखना पड़ेगा। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू लीड्स टू chaos एंड कंफ्यूजन। तो मैनेजमेंट में होता क्या है कि इंटररिलेटेड फंक्शन, दे आर मिसकॉन्सेप्शन बिटवीन एनी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोई भी फंक्शन में अगर मिसकॉन्सेप्शन होगा तो ये क्या chaos होगा, झगड़े का जड़ बनेगा और क्या कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इससे क्या ऑर्गेनाइजेशनल गोल पे इफेक्ट पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन पे इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर पे इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए कोई भी chaos और कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेंस ऑफ मैनेजमेंट में आता है। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल। मैं बोला हर लेवल पे। टॉप लेवल मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज लिंक्ड बिटवीन द टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। मिडिल लेवल को ऊपर से भी नीचे से भी कोऑर्डिनेट करके रखना पड़ेगा। सो ट्रांसफर द प्लान एंड पॉलिसीज टू द लोअर लेवल एंड मैनेजमेंट, इवन लोअर लेवल मैनेजमेंट हैज टू कोऑर्डिनेट विद द एम्प्लॉय। और लोअर लेवल है वो भी अपने एम्प्लॉय से कोऑर्डिनेट करके रखेगा। एम्प्लॉय को कोई दिक्कत आ रहा है तो वो उसको बताएगा। अगर वो कोई टास्क आया, कोई नया रूल आया, तो वो उसको बताएगा कि भाई ये काम है, आज इसको करना पूरा। तो कोऑर्डिनेट करता रहेगा तब ना काम पूरा होगा। तो कोऑर्डिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। विदाउट कोऑर्डिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कांट रन सक्सेसफुली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऑल अदर फंक्शंस विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। जाहिर सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अच्छा खासा बना दिया है प्रोडक्ट, अब उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केट ही उसको एडवर्टाइज ही नहीं कर रहा है, तो क्या फायदा? तो हर दूसरे में कोऑर्डिनेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कोऑर्डिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद क्या कोऑर्डिनेशन का समझ आ गया। अब क्या फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की कुछ फीचर्स है, तो 5 फीचर्स है, उसको समझते हैं। ये देखो, कोऑर्डिनेशन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। जो जो चीज मैं बोलूंगा, ये जो 5 चीजें ना, इसको याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कोऑर्डिनेशन इज अ इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। क्या कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन अकेले तो होगा तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है, जब बहुत सारे लोग हैं तब ना कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। अब ऐसा नहीं कि आज कंटिन्यू मतलब कि 15 जून तक कोऑर्डिनेशन होगा, उसके बाद कोऑर्डिनेशन होगा ही नहीं। कोऑर्डिनेशन तो होता रहेगा, हर चीज में तालमेल बैठा रहेगा। कोई भी एक टास्क परफॉर्म होगा तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन, बातचीत होने पड़ेगी। कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन। अब हर जगह कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, सेल्स डिपार्टमेंट तो है ही नहीं। हर डिपार्टमेंट को हर जगह कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ी है। जैसे कि अगर तुम एक समझ लो क्रिकेट की टीम भी बुलाते हो, तो हर एक तुम्हें इंडिविजुअल से, हर एक प्लेयर से तुम्हें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है कि इस जगह पे इस टाइम पर आना पड़ेगा, और सभी लोग आते हैं तब जाके एक मैच होता है या फिर कुछ भी होता है। तो हर जगह एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन डेलिबरेट फंक्शन है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। तो ये कोऑर्डिनेशन की रिस्पांसिबिलिटी लोअर लेवल एम्प्लॉय के लिए नहीं है, जो मैनेजर लेवल पे है उसके लिए जरूरी है कि वो कोऑर्डिनेट करके रखे। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन इज द इंपॉर्टेंस रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजमेंट। तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप डिफर्स में क्या है, दीस वेरियस इंडिविजुअल्स वर्किंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, हैविंग डिफरेंट सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद देयर इंडिविजुअल गोल। कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू इंटीग्रेट द ग्रुप एफर्ट्स टू अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन गोल। देखो, कोई भी लोग आते हैं, कहीं और से लोग आते हैं, उनकी कुछ और मेंटालिटी रहती है, कुछ और तरीके से काम करते हैं। अब उस सब लोग को एक स्टैंड पे लाकर कि जिससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव हो, तो ये कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स होता है। ठीक, उसका क्या कोऑर्डिनेशन इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन तो कंटीन्यूअस प्रोसेस है। उसके बाद क्या कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन। क्या सिमिलर टू मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन इज अ यूनिवर्सल फेनोमेनन, इट्स रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल एंड एवरी फंक्शन। देखो, जैसे मैनेजमेंट हर लेवल पे जरूरी है, इसी तरह हर जगह कोऑर्डिनेशन जरूरी है। जैसे मैनेजमेंट इज अ परवेसिव फंक्शन था ना, उसी तरह से कोऑर्डिनेशन हर जगह जरूरी है। कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जहां पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं हो। प्लानिंग करने में भी सबकी राय मिलनी चाहिए, कोई भी ऑर्गेनाइजिंग में भी सबकी राय मिलनी चाहिए। तो हर जगह कोऑर्डिनेशन जरूरी है। मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन प्रॉफिट एज वेल एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी प्रॉफिट बनाने वाली कोई कंपनी है या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लाइक तुम्हारी हो गई, स्कूल हो गई, हॉस्पिटल हो गए, तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्या है, coordination is a deliberate function. Every manager tries to coordinate the activities of an organization to avoid chaos and confusion to the manager and deliberate perform coordinate. मतलब कि कोई भी हल्ला झुगड़ा या फिर काम में कोई भी डिले ना हो, इसके लिए deliberate function है। Every manager tries to coordinate activities of our organization to avoid chaos and confusion. So manager deliberate perform coordination function. नेक्स्ट क्या, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। तो यहाँ पे क्या मैं रीड करके पढ़ दे रहा हूँ, इससे क्या होगा, एक बार भी तुम सुने रहोगे ना, कहीं एग्जाम में आ गया ना तो याद आ गया कुछ तो लिख लोगे, तो इसलिए सुनना इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन
इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड अप टू द टॉप लेवल, इज डिलिबरेटली परफॉर्म, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप लेवल परफॉर्म करते रहे, कोऑर्डिनेट करने का नीचे वाले इंडिविजुअल कर ही नहीं रहे। हर एक इंडिविजुअल के लिए कोऑर्डिनेट करना इंपॉर्टेंट है, परफॉर्म बाय ईच एंड एवरी एम्प्लॉय सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी केओस क्रिएट ना हो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को, क्योंकि एट द एंड हमें सबको एक ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होगा, उसके तरफ बढ़ना है, उसके तरफ काम करना है, ठीक। उसके बाद क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या आता है, ग्रोथ इनसाइट आता है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन आता है और स्पेशलाइजेशन आता है। क्या, ग्रोथ इनसाइट, रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीज व्हेन साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज। ग्रोथ ऑफ साइज मतलब कि बहुत सारे, जब बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो लार्ज होती है। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी डिफिकल्ट टू टॉक ऑल द एम्प्लॉयज। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए हर एक एम्प्लॉय से बात करना तो इजी नहीं होगा ना। तो एम्प्लॉयज विद हार्मनी टुवर्ड्स द सिंगल डायरेक्शन, विद हार्मनी मतलब उसे कोई दिक्कत ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, हार्मनी टुवर्ड्स मतलब कि उन्हें कोई एम्प्लॉय को कोई हार्म ना हो, टुवर्ड्स सिंगल डायरेक्शन। सो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिटी इन एक्शन। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, एक यूनिटी, एक एकता प्रोवाइड करता है, ठीक। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज मेनी डिपार्टमेंट और सेक्शन परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, ऑल दीस फंक्शन आर इंपॉर्टेंट। मतलब जैसे मैं बताया, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है और दोनों डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ऑल दीस फंक्शन आर इंपॉर्टेंट टू अचीविंग और ओवरऑल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देयरफॉर द कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल फॉर इंटीग्रेटिंग द फंक्शन। तो हर, जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी सेल्स डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि उससे उसको मतलब ही नहीं है, अपना अलग रहे, नहीं, उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सकता है अच्छे से। स्पेशलाइजेशन, ये क्या हुआ, in an organization there is a various experts in various department and they feel they are only the qualified people, so they always take a right decision in all of expert work on it। ये स्पेशलाइजेशन का क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन, हर एक स्पेशलाइज, जैसे कि कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कोई हेड हुआ तो अब, और कोई सेल्स डिपार्टमेंट का कोई हेड हुआ तो अब दोनों हेड अपने अपने हो गए, इसको तो कुछ पता ही नहीं है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बारे में, वो बोलेंगे इसको क्या पता सेल्स डिपार्टमेंट के बारे में, वो अपने आप को एकदम सुपर बॉस बनने लगेंगे। तो इस चीज के लिए ना क्या, कोऑर्डिनेशन को क्या होता है, उसको ईगो को, उसके ईगो को डाउन करना होता है कि नहीं यार, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो देखो, अपना पर्सनल इंडिविजुअल ईगो को अपने ऊपर नहीं रखना है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या जरूरी है। स्पेशलाइज्ड पीपल मूव टुवर्ड्स ए कॉमन गोल विदाउट एनी ईगो एंड कंफ्यूजन। तो ये होता है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा मैनेजमेंट का ये जो फर्स्ट चैप्टर था ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये चैप्टर का तुम्हें फ्लो चार्ट मिल गया, इस चैप्टर का स्क्रीनशॉट खींचो कि इसको रिवीजन करने में इजी होगा। अब इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब कुछ कुछ 3-4 एमसीक्यू देख लेते हैं जिससे तुम्हारा एक हो कि हाँ, ये चैप्टर सिर्फ ऐसा नहीं कि बार बार बोले जा रहे थे, कुछ समझ में नहीं आया, देखो तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। और इसके बाद अगर तुम्हें एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है तो ये वाली वीडियो पे क्लिक कर लेना, इस वीडियो के एंड में भी शो होगा और आई बटन में भी लिंक शो हो जाएगी। एमसीक्यू की प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम्हें वो चैप्टर याद रहने के लिए ना, सबसे कम टाइम में और रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका है अगर एक बार चैप्टर पढ़ चुके हो तो एमसीक्यू को वो वीडियो देख लेना। पहले एमसीक्यू पे आते हैं, देवी और सज्जनों, ये सवाल रहा 1.5 सौ करोड़ का, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या है, मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच आर, मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच आर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, या फिर ऑल द अबव। मैनेजमेंट क्या किसी सिर्फ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, नहीं भाई, मैनेजमेंट परवेसिव फंक्शन है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऑल द अबव होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू द प्लेसिंग इन राइट पर्सन एट द राइट जॉब। ये क्या है, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू द प्लेसिंग राइट पर्सन, मतलब सही आदमी को सही काम के अकॉर्डिंग, मतलब कि कोई एक, हमें कोई एक वेबसाइट बनवाना है तो हमें कोई एक वेबसाइट डेवलपर को हम उस जगह पे हायर किए हैं, तो ये कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, प्लानिंग है कि कंट्रोलिंग है, ये क्या है, बंदे को हायर किया गया है तो स्टाफिंग है, स्टाफिंग ऑप्शन नंबर बी। अगर सही लिखो तो अपने पीछे थपथपा लो। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। सोशल ऑब्जेक्टिव बात कर रहा, समाज सेवा टाइप से, ठीक। प्रोवाइडिंग स्कूल एंड कॉलेजेस, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड प्रोडक्शन, तो ये क्या सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए बात हो रहा है। यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, ये सब क्या है, ये तुम्हारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव का बात आ जाता है, ठीक। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड, ये। लेकिन प्रोवाइडिंग स्कूल एंड कॉलेज जो कंज्यूमर के लिए जो ज्यादा है, तो प्रोवाइडिंग स्कूल एंड कॉलेजेस ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर तुम ऑल ऑफ द अबव सोच रहे थे, वो नहीं पढ़े हो ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट सही से। उसके बाद फिर क्या है, ब्रॉडली हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स आर देयर इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कितने है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, क्या सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है और क्या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, तो क्या 3 होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या व्हेन इज मैनेजर इज सेड टू बी एफिशिएंट। जब मैनेजर कहता है एफिशिएंट तो उसका क्या कहने का क्या मतलब होता है, व्हेन ही कंप्लीटेड वर्क्स इन टाइम, टाइम पे समय पे काम पूरा करना, या फिर ही वर्क एज पर बजट कॉस्ट, या फिर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों, या फिर व्हेन ही कंप्लीटेड ए टास्क
या फिर ऑप्शन डी क्या है, व्हेन ही कंप्लीट्स ए वर्क एट मिनिमम कॉस्ट। तो एफिशिएंट था, शी मतलब क्या आ रहा था, सी आ रहा था, सी से क्या बोला था, कॉस्ट का बोला था, और इफेक्टिवनेस से क्या था, टाइम का, टी आ रहा था। यहाँ पे क्या कॉस्ट है, व्हेन ही कंप्लीटेड ए वर्क एट मिनिमम कॉस्ट, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इसके साथ तुम्हारा ये देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का डी था, सेकंड का बी, थर्ड का ए, फोर्थ का डी एंड फिफ्थ का बी। तुम्हारा सारा सही हुआ तो यार कमेंट करके बताना कि तुम्हारा सारा सही हुआ कि नहीं हुआ। और नेक्स्ट वन शॉट अगर देखना चाहते हो इसकी तो वो भी देख लेना, मतलब कि शॉर्ट 10 मिनट की वीडियो वो देख लेना। अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हो, वो नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो देखना चाहते हो तो उस पर क्लिक कर दो, सब कुछ अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना और चैनल पे विजिट करके जरूर देख लेना और अपने फ्रेंड के साथ चैनल को जरूर शेयर कर देना। इससे अगर तुम्हें कुछ भी अगर हेल्प नहीं होगी इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड शेयर कर देना प्लीज अपने वन ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड के साथ तो जरूर शेयर कर देना। और मिलते फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, टाटा बाय बाय।